हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन LIC एडीओ को समर्पित है। LIC एडीओ मेंस एग्जाम जो कि बहुत जल्द आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके लगभग जो है 8 से 10 सीरीज के अंदर आएंगी और इसके अंदर हम बैंकिंग का पोर्शन, फिनेंस का पोर्शन और साथ ही इंश्योरेंस की जो पोर्शन उसको MCQ फॉर्म में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो सेशन को एंजॉय करते हैं। आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का इस सेशन में स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट की यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी साथियों का फिर से स्वागत करता हूं। आज का सेशन आप टाइटल देख के समझ गए होंगे। ये सेशन LIC के जो एडीओ मेंस एग्जाम्स होने जा रहे हैं उसको ध्यान में रख करके इंपॉर्टेंट MCQ बनाया गया है। मैं प्रवीण सिंह एग्जाम बाइट पर आज सभी साथियों का बहुत स्वागत करता हूं इंश्योरेंस बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन में। आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन होंगे, 10 सेकंड समय होगा और आपको उसका आंसर लगाना होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट इज द recently decided amount of borrowing to be made by the government under WMA for the first half of financial year 23? वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए WMA के तहत सरकार द्वारा हाल ही में तय की गई उधार राशि कितनी है सर? ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो सही है उसको लगाए, 10 सेकंड समय देंगे, लगाए इसका सही आंसर। वेज एंड मीन्स एडवांस सिस्टम, सही आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1.5 लाख करोड़ रुपए सर। ठीक है, तो गवर्नमेंट और RBI अपने म्यूचुअल कंसिडरेशन की बिहाफ पर इस अमाउंट को सेट करते हैं। ये पैसा जो है RBI का अधिकार में रहता है और RBI जरूरत पड़ने पर सेंट्रल स्टेट को जो है मदद करती है इस अमाउंट की बिहाफ पर सर। ठीक है, तो देखिए, टू टेक केयर ऑफ द टेम्पररी मिसमैच इन द गवर्नमेंट अकाउंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द WMA यानी कि वेज एंड मीन एडवांस लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 फर्स्ट हाफ एट ₹1.5 लाख करोड़ रुपया सर। ठीक है, चैनल पर ऐसे भी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा सर। देखिए, WMA होता क्या है इसको समझते हैं। वेज एंड एडवांस सिस्टम की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1997 को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, टू रिमूव टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ द रिसिप्ट्स एंड द पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, अगर बात करते हैं डिफाइन किस में किया गया तो RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 70 के सब सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया, जो कि ऑथराइज करता है RBI को द सेंट्रल बैंक टू लेंड टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट देयर बिकम ड्यू नॉट लेटर देन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द एडवांसेस। ठीक है, तो उनको लोन प्रोवाइड करने की जो परमिशन है यानी जो पावर्स है वो इसी एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। इट इज एन इमीडिएट लोन फैसिलिटी गिव बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया to the government which has helped the government to bridge the gap between revenue and the expenditure immediately सर। ठीक है, तो गवर्नमेंट को जब भी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उन डिफरेंसेस को कवर करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है सर। ठीक है, ऑन दिस लोन, इस लोन में द गवर्नमेंट हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस इंटरेस्ट या इसमें जो यानी लोन लिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा तो गवर्नमेंट इस पर इंटरेस्ट पे करेगी RBI को, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा सेम होगा जो कि रेपो रेट के बराबर होगा। रेपो रेट 6.50 है तो ये रेट भी 6.50 होगा सर, और उसकी ड्यूरेशन कितनी होगी, 3 मंथ की होगी सर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द लोन limit for ways and means advances is decided by the Reserve Bank of India and the Government of India its mutual consideration। ठीक है, तो म्यूचुअल कंसिडरेशन की बिहाफ पर जो है तय किया था कि कितना अमाउंट इसमें रखना है। जैसे कि प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो भाई अप्रैल से लेकर के सितंबर 2023 के लिए ये अमाउंट कितना रखा गया है, 1.5 लाख, 1.5 लाख करोड़ रुपीस का अमाउंट रखा गया है। यानी कि सेंट्रल स्टेट जो है अगर मिसमैचिंग होती है उनके अमाउंट में तो उस केस में वो RBI से इतना अमाउंट लोन ले सकते हैं, 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का अमाउंट यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है सर। ठीक है, इनकेस अगर गवर्नमेंट को नीड है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए सर तो क्या होगा, व्हाट इफ द गवर्नमेंट नीड एक्स्ट्रा मनी फॉर एक्स्ट्रा टाइम, देन उस केस में क्या होगा, व्हेन द WMA लिमिट इज एक्सीड, तो लिमिट को बढ़ाया जाएगा, द गवर्नमेंट टेक रिकोर्स ऑफ ओवरड्राफ्ट, तो लिमिट को बढ़ा तो दिया जाएगा लेकिन इसको ओवरड्राफ्ट भी कर दिया। और कितने दिन के लिए बढ़ा सकते हैं, बट दिस overdraft is allowed only for a maximum period of 10 consecutive days, working days।
ये लिमिट जो है 10 दिन के लिए बढ़ाई जा सकती है सर ओवरड्राफ्ट काउंट के, और जब ओवरड्राफ्ट 10 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। कितना लगेगा? द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट इज 2% हायर देन द रेपो रेट सर। तो जो भी रेपो रेट चल रहा है उससे 2% ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। रेपो रेट 6.5% है प्लस 2% यानी कि लगभग 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर 10 डेज के लिए एक्स्ट्रा टाइम के लिए वो पैसा लेते हैं सर। मैं आपको बता दूं कि जो ये WMA है, वेज एंड एडवांस सिस्टम, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक जनरल और एक स्पेशल। देखिए वेज एंड एडवांस सिस्टम आर 2 टाइप्स, से जनरल एंड स्पेशल। अगर बात करते हैं स्पेशल WMA, या इसको हम बोल सकते हैं स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी नहीं SDF, इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेल्ड बाय द स्टेट। ठीक है, तो जो SDF है, ये स्पेशल WMA है, ये जो प्रोवाइड किया है किसके बिहाफ जाता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पर, जो भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बिहाफ पर ये जो लोन है, ये फैसिलिटी उनको दी जाती है। Once the SDF limit is reached by the state, it become normal WMA। अगर लिमिट उससे ज्यादा निकल जाती है तो उस केस में फिर वो WMA में काउंट होगा सर। ठीक है, तो पहला काम तो ये होता है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो भी सिक्योरिटीज है उसके बिहाफ पर वो जो है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के तहत जो है लोन प्रोवाइड कर ले सर। अगर कोई भी स्टेट जो है SDF पर लोन प्रोवाइड लेती है सर तो उस पर 1% कम उसको रेट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना होगा? SDF इज लेस देन 1% लेस देन द रेपो रेट। तो SDF पर रेट जो होगा 1% कम होगा, लेकिन अगर आपने एक्ससीड किया उसको तब ये WMA आएगा, यानी कि आपके जनरल में आ जाएगा, और उस केस में क्या होगा कि रेट रेपो रेट से 2% ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। पर देखिए द नंबर ऑफ लोन under the general WMA is based on a 3 years average of the state's actual revenue and the capital expenditure के भी यहाँ पर इसको सेट किया जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर से स्क्रीनशॉट का स्क्रीन को वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। जो रेड कलर में मैंने मार्क किया, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए। SDF की फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज। देखिए SDF की अगर हम बात करते हैं तो एक SDF होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो एक अलग चीज है। ये WMA के टर्म में SDF है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। ठीक है, ऐसी ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं ATB जो होता है, जो कि गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटीज सेल करती मनी मार्केट में, उसको ऑक्शन ट्रेजरी बिल्स यानी ATB कहा जाता है। ऐसी CSF है कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड्स, और GRF है गारंटी रिडम्पशन फंड्स होता है सर। ठीक है, तो इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह भी ध्यान रखिए, इसको पढ़ लीजिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा अगली स्क्रीन पर क्वेश्चन। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अंडर DICGC हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 लाख टू रुपीज डैश लाख इफेक्टिव फ्रॉम। DICGC के तहत बीमा कवर को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है सर? ऑप्शन A B C D आपके सामने 10 सेकंड समय लगा। इसका सही आंसर, बैंकों में जमा धन का इंश्योरेंस करती है DICGC। इनकेस अगर बैंक फेल हो जाते हैं तो उस केस में डिपॉजिट इंश्योरेंस पहले 1 लाख का मिलता था, अब कितना मिलता है? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर 5 लाख रुपीज सर। ठीक है, 5 गुना कर दिया गया। द फाइनेंस मिनिस्टर आल्सो इन्फॉर्म दैट द डिपॉजिट प्रीमियम दैट बैंक पे फॉर द DICGC कवर विल बी इंक्रीज फ्रॉम 10 से बढ़ाकर 12। पहली बात तो ये बोले प्रीमियम जो है, देखिए 100 रुपए के नोट के लिए पहले प्रीमियम 10 पैसा था, अब 12 पैसा है। ठीक है, 12 पैसा, और ये 12 पैसा पहले 6 महीने में 6 पैसा जाएगा, अगले 6 महीने में 6 पैसा जाएगा, और इसे कौन पे करेगा? इसे बैंक पे करेगा सर, ध्यान, खुद बैंक पे करेगा। ये बैंक की लायबिलिटी है सर। इसके भी यहाँ पर ये 100 रुपए का नोट इंश्योर्ड हो जाएगा। इन केस अगर ये नोट जल जाए, फट जाए, चोरी हो जाए, कोई भी सैपनिंग हो जाएगी या बैंक कोलैप्स कर जाएगा, तो उस केस में ये पैसा DICGC द्वारा जो है कस्टमर को पे किया जाएगा सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिस मीन दैट द कवर हैज बीन राइज बाय द 5 टाइम फ्रॉम द 1 लाख to ₹5 lakh, but the premium that bank pay going on the only for the 20% सर। ठीक है, तो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं चला DICGC को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए DICGC की बात करें, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 2 ऑर्गेनाइजेशन मर्ज किए गए। 2 ऑर्गेनाइजेशन वेयर मर्ज, एक थी DIC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एक थी क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनका मर्जर करके DICGC बनाया गया। इनको सर कब बनाया गया? 15 जुलाई 1978 को अंडर DICGC एक्ट 1961। ये एक्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जिसकी ऑथराइज कैपिटल थी वो 50 करोड़ की, और इसमें 100% पैसा RBI का, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडी है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और प्रेजेंट में इसके चेयरमैन है माइकल डी पात्रा, जो कि RBI के डेप्यूटी गवर्नर भी है। DICGC जो इंश्योरेंस करता है ओनली डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट इज इंश्योर्ड बाय DICGC ओनली कासा एंड राफा, यानी पब्लिक के द्वारा जो पैसा जमा किया गया है जिस पर बैंक की लायबिलिटीज बन रही है, ये पैसे का इंश्योरेंस होगा। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, RD FD अकाउंट के डिपॉजिट इंश्योरेंस होगा। ठीक है, किसका इंश्योरेंस नहीं होगा? जैसे कि गवर्नमेंट डिपॉजिट्स या फॉरेन डिपॉजिट्स हो गए या इंटरबैंक डिपॉजिट्स हो गए, उनका कोई इंश्योरेंस नहीं होगा। ठीक है, ओनली पब्लिक डिपॉजिट्स। याद रखिए, बैंक इंश्योर्ड बाय DICGC, बैंक इंश्योर जो कौन कौन से बैंक इंश्योर करता है DICGC, जैसे लैब यानी लोकल एरिया बैंक जो सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है शामिल।
प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होते हैं उसको छोड़कर देश के लगभग सभी बैंक इसमें, जैसे लैब हो गए, लोकल एरिया बैंक्स, आरआरबीज हो गए, कमर्शियल एंड फॉरेन बैंक्स हो गए, सभी बैंकों में जमा धन का इंश्योरेंस ये करेगा, लेकिन प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक में जमा धन का इंश्योरेंस नहीं करता। ये बात ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट कितना, 5 लाख है, जो कि अगले 90 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। इनकेस अगर कोई बैंक कोलैप्स कर जाता है तो उस केस में डिपॉजिट इंश्योरेंस जो होगा 5 लाख का मिलेगा, लेकिन 5 लाख कब तक मिल जाएगा, अगले 90 दिन के अंदर, बैंक कोलैप्सन के 90 दिन के अंदर 5 लाख रुपए कस्टमर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे सर। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट बैंक इन इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय एन इंडियन बोर्ड सर। एक और क्वेश्चन, फर्स्ट एवर ट्रूली स्वदेशी बैंक ऑफ द कंट्री, और एक और क्वेश्चन, फर्स्ट बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, और वो आंसर क्या है, वह है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक की अगर बात करते हैं तो सेंट्रल टू यूज सिंस 1911 या बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस, ये इसकी टैगलाइन है। 2 टैगलाइन है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 21 दिसंबर 1911 को स्टैब्लिश हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके जो प्रेजेंट में जो आप देख रहे हैं एमडी एंड सीईओ, यह है मतम वेंकटा राव, यानी MV राव जी हैं, जो प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमसे, इसके भी 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इशू करने वाला पहला बैंक कौन सा है, या फिर एक और क्वेश्चन, फर्स्ट बैंक टू गिव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज, और फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक। तीनों क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, और उसका एक ही आंसर है, वो है आंसर ICICI बैंक। फुल फॉर्म क्या ICICI बैंक की, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये है ICICI बैंक की फुल फॉर्म, और इसकी टैगलाइन है हम है ना। ठीक है, टैगलाइन के बाद एग्जाम पूछ जाती है, हम है ना। इसकी स्टैब्लिशन 94 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स का मुंबई में, और प्रेजेंट में इसके जो MD एंड CEO है उनका नाम भी बताया तो यह है संदीप बख्शी जी, जो MD एंड CEO है इसके सर। ICICI बैंक हैज फाउंड इन 1955 एट द इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक, the government of India and the representative of Indian industry. The principal objective was to create a development financial institution for the providing medium term and the long term project financing to Indian business के लिए सर। तो बिजनेस सपोर्ट के लिए इसको पहले 1955 में स्टैब्लिश किया गया, बाद में 94 में इसको लाइसेंस देकर के इसका बैंक ओपन कर दिया गया प्रॉपर्ली। तो 90 आज ICICI बैंक जो है भारत के टू बिग टू फेल कैटेगरीज के बैंकों में आता है, और भारत में जो आपका DSIB कैटेगरीज का बैंक है वो ICICI बैंक, SBI और HDFC बैंक में, यानी 3 बड़े बैंक्स हैं जिनमें ICICI बैंक का नाम आता है सर। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उससे पहले जान लीजिए कुछ 1 नंबर के MCQ क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछे जाते हैं। इन सभी को एक ही जगह लिया। फर्स्ट इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में वो बैंक की बात हो रही है जिन्होंने पहला स्टेप लिया था। जैसे कि फर्स्ट बैंक इन इंडिया वो आज कौन सा था, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में स्टेब्लिश बाय अलेक्जेंडर कंपनी के द्वारा। फर्स्ट बैंक मैनेज बाय इंडियन विद वाज अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक जो था पहला भारतीय द्वारा मैनेज बैंक था। अवध कमर्शियल फैजाबाद लखनऊ में ओपन किया गया था सर। ये खोला गया था 1881 में, ध्यान रखिएगा 1881 में ओपन किया गया था। फर्स्ट बैंक विद इंडियन कैपिटल, ये है पंजाब नेशनल बैंक। फाउंडर थे इसके लाला लाजपत राय जी, ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये था HSBC, और HSBC वो बैंक था जिसने सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है ATM की शुरुआत की थी। ISO सर्टिफाइड बैंक जो है भारत का पहला वो है कैनरा बैंक, ध्यान रखिएगा। और बैंक था इसके बाहर खोला गया पहला बैंक होता है वो था इंडियन बैंक, द फर्स्ट इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया इन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जानना बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक है जिसने देश के बाहर अपनी ब्रांचेस ओपन करनी शुरू की थी सर। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस ATM इज HSBC, जहाँ हांगकॉन्ग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा UK में है। ठीक है, 87 में स्टैब्लिश हुआ था मुंबई के अंदर, इसको जो है लगाया था ATM जो कि फेल हो गया था सर। फर्स्ट बैंक टू हैव अ जॉइंट स्टॉक पब्लिक बैंक, यानी ओल्डेस्ट, अगर बात करें जो ओल्डेस्ट नेशनलाइज बैंक या ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक बात करते हैं यहाँ पर, तो वह इलाहाबाद बैंक। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस सेविंग अकाउंट किसने किया था, प्रेसिडेंसी बैंक यानी बैंक ऑफ बंगाल ने 1833 में। ये पहला बैंक था जिसने सबसे पहले बैंकिंग सिस्टम में सेविंग अकाउंट की शुरुआत की थी। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम, ये भी बैंक ऑफ बंगाल या प्रेसिडेंसी बैंक, दो में से ऑप्शन होगा देना। बैंक ऑफ बंगाल ऑप्शन में है तो डी लगाइए, नहीं है तो प्रेसिडेंसी बैंक आंसर सी होगा। 1833 के पीरियड में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखना बैंकों में पहला बैंक जिसने सबसे पहले म्यूचुअल फंड बेचा तो वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और याद रहे म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट को भारत में लाने वाला पहला संगठन है UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये पहला संगठन जिसने सबसे पहले UTI यानी कि म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट को इंडिया में लॉन्च किया। फर्स्ट डिजिटल बैंक इज डिजी बैंक। और फर्स्ट रीजनल बैंक कौन सा है ग्रामीण बैंक में, वो है प्रथमा बैंक जिसका स्पॉन्सर था सिंडिकेट बैंक, मुरादाबाद यूपी के अंदर इसको ओपन किया गया था सर। ठीक है, फर्स्ट बैंक टू गेट इन प्रिंसिपल बैंकिंग लाइसेंस ये थे आपके बंधन और IDFC फर्स्ट बैंक सर। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंक इन इंडिया इज ग्रिड
लेज बैंक सर, ठीक है। और फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस वॉइस बायोमेट्रिक इज सिटी बैंक, और इसके अलावा फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट्स इन बैंकिंग सर्विस इज HDFC बैंक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने की संभावना बन जाती है। स्टैटिक पार्ट में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स दैट प्रोवाइड सर्विस सिमिलर टू ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक आउटसाइड द रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक नॉन एज द गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ, जो कि केंद्रीय बैंक के नियामक नियंत्रण के बाहर पारस्परिक वाणिज्य बैंक को समान सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें किस रूप में जानते हैं? ऑप्शन ए, उन्हें शेडो बैंक कहते हैं, उन्हें कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, उन्हें प्राइवेट बैंक कहते हैं, या फिर उन्हें कहते हैं लोकल एडेड बैंक। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। टेक्निकल क्वेश्चन है। बैंकों की तरह लोन देने का जो कार्य है वो भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC करती हैं, जो कि शेडो बैंक का पार्ट है सर। सही आंसर ए इज राइट आंसर। देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC आल्सो नोन एज द नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFIs बोल देते हैं, और एंट्री द प्रोवाइडिंग सिमिलर सर्विस टू द बैंक बट डू नॉट होल्ड अ बैंकिंग लाइसेंस, बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट रेगुलेट और ओवरसीन बाय द फेडरल एंड द स्टेट अथॉरिटी सर, ठीक है। तो इसका सही आंसर है शेडो बैंक्स। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, एक NBFC कंपनी को अगर ओपन करना है तो इस कंपनी की जो लाइसेंस फीस से खोलने की फीस होती है वो कितनी है सर? 2 करोड़ रुपए। ध्यान रखिएगा, 2 करोड़ रुपए ऐसे ऊपर का अमाउंट आपके पास होना चाहिए, और एक NBFC खोलने के लिए 5 करोड़ से ऊपर का अमाउंट। पहले 25 लाख था, भी 2 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। NBFC कंपनी को ओपन करने की लाइसेंस फीस कितनी है? 2 करोड़ रुपये सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक बैंक ओपन करना है तो बैंक ओपन करने की फीस है 500 करोड़ रुपया सर, और अगर यही बैंक आपको मुंबई में या कोलकाता में खोलना है तो ये फीस हो जाएगी 1000 करोड़ रुपये सर, ठीक है, ध्यान रखना। एक पेमेंट बैंक ओपन करना है तो उसकी जो फीस है वो है आपकी 100 करोड़ रुपीज़, ध्यान रखिएगा। और अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करना है तो उसकी फीस है 200 करोड़ रुपीज़, याद रखिएगा। एक इंश्योरेंस कंपनी ओपन करनी है तो उसके लिए फीस है आपकी 100 करोड़ रुपीज़, और अगर री इंश्योरेंस कंपनी ओपन करनी है तो याद रखना 200 करोड़ रुपीज़ में ओपन की जाती है सर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बचा कहता था रेशियो ऑफ द डिपॉजिट इन करंट एंड सेविंग अकाउंट टू टोटल डिपॉजिट ऑफ अ बैंक इज नोन एज। चालू और बचत खाते में जमा राशि का बैंक की कुल जमा राशि से अनुपात को क्या डैश के रूप में जाना जाता है सर? क्या कहते हैं? उसे कासर राफा रेशियो कहते हैं, या CD रेशियो कहते हैं, या NPA रेशियो बोलते हैं, या कासर रेशियो बोलते हैं। 10 के समय लगा इसका सही आंसर। The rate of deposit is current and the saving account to total deposit of a bank is known as dash। चालू और बचत खाते में जमा राशि का बैंक की कुल जमा राशि अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, इसका सही आंसर है कासा रेशियो, ठीक है। कासा रेशियो ऑफ अ बैंक इज द रेशियो ऑफ डिपॉजिट इन करंट एंड द सेविंग अकाउंट इज to total deposit. A higher CASA ratio indicates a lower cost of the fund because bank do not usually give any interest on the current account deposit and the interest on the saving account is usually very low, 3 से 4% सर, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस पेमेंट बैंक आर नॉट परमिटेड टू डैश। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार भुगतान बैंकों को डैश की अनुमति नहीं। किसकी अनुमति नहीं है? इशू क्रेडिट कार्ड, इसकी अनुमति नहीं है, या सेटअप ब्रांचेस ATM खोलने की अनुमति नहीं है, या फिर अनुमति नहीं है अंडरटेक यूटिलिटी बिल्स पेमेंट सर्विसेज, या फिर है डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड पेंशन स्कीम के लिए। 10 के समय लगा इसका सही आंसर। एक बेहतरीन क्वेश्चन है CDO के लिए। RBI के दिशा निर्देश अनुसार भुगतान बैंकों को अनुमति नहीं है। किसकी? जिनको आंसर पता है बिल्कुल चैट बॉक्स में आंसर लगाइए, जिनको नहीं पता उसका सही आंसर ये रहा, इशू क्रेडिट कार्ड। ध्यान में पेमेंट बैंक इशू क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक आर न्यू मॉडल ऑफ द बैंक conceptualized by the Reserve Bank of India which cannot issue credit card. This bank can accept a restricted deposit which is currently limit of 2 lakh rupees per customer and may be increased further. This bank cannot issue loans and the credit card. तो पेमेंट बैंक जो होते हैं ना तो लोन इशू कर सकते हैं ना ही क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं, बाकी सारे कार्य वैसे ही करेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। The Reserve Bank were formed in India on the basis of the recommendation of DAS। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन डैश की सिफारिश के आधार पर किया गया था। देखिए RRB स्पेशलाइज्ड लो कॉस्ट बैंक है सर, और इनकी रिकमेंडेशन जो की गई थी भारत के अंदर किस कमेटी की थी? TM बसिन कमेटी, RV गुप्ता कमेटी, या फिर है आपकी M नरसिम्हन कमेटी, या फिर आपकी उषा थोराट कमेटी। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड का समय, और समय समाप्त होता हुआ आप देखते हैं इसके सही आंसर के लिए। तो सही आंसर क्या है?
तो यह है एम नरसिम्हन कमेटी सर, ध्यान रखना। द आरआरबी वेयर created in the 1975 on the recommendation of the M. Narasimhan Committee is order to serve the unbanked population to the country. Prathama Bank in Uttar Pradesh was the first ever RRB first set up in India. The RRB are the administered by a sponsor bank, central government and the concerned state government in the ratio of the 35-50-15 में सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आरआरबी के बारे में बताया। तो यहाँ पर देखिए, अगर आरआरबी की बात की जाए तो रीजनल बैंक्स, उससे पहले क्वेश्चन और ले लीजिए। According to the Reserve Banks Amendment Act 2015, the capital of the authorized capital of the RRB has now been raised from the 5 crore to dash कितना। क्षेत्रीयकरण बैंक संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार आरआरबी की अधिकृत पूंजी की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने लगा इसका सही आंसर। आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट 2015 10 के समय समाप्त। तो सही आंसर देख लेते हैं, वह है 2000 करोड़ रुपए सर। देखिए, ऑथराइज कैपिटल दिस अमेंडमेंट बिल इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ द ईच रीजनल रूरल बैंक फ्रॉम द 5 करोड़ टू 2000 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इनटू द 200 करोड़ इन द फुली पेड रुपीज शेयर कैपिटल कितनी सर? 10 रुपया प्रति ईच सर। इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, आरआरबी के बारे में यहाँ थोड़ा डिटेल दे लेते हैं। आरआरबी यानी रीजनल बैंक की बात करते हैं तो एम नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पर 2 अक्टूबर 1975 के दिन आरआरबी का गठन हुआ था। और जब आरआरबी खोले गए थे तो भारत के 3 शहरों में 3 आरआरबी खोले थे, 5 शहरों में, सॉरी माफ कीजिएगा, 3 आरआरबी 5 शहरों में खोले गए थे। पहला शहर था मुरादाबाद, गोरखपुर, जयपुर, मालदा और भिवानी। ये 5 शहर थे जहां पर आपके 3 ग्रामीण बैंकों का गठन किया गया था, ठीक है। मुरादाबाद गोरखपुर यूपी में है, जयपुर आपका राजस्थान में, मालदा है आपका वेस्ट बंगाल में और भिवानी जो है आपका हरियाणा में पड़ता है सर, ठीक है। मुरादाबाद में खोला गया था। तो मुरादाबाद में ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड आरबी इन इंडिया वो है आपका प्रथमा बैंक। तो मुरादाबाद में प्रथमा बैंक जो था, जिसका स्पॉन्सर सिंडिकेट बैंक था, वो भारत में खुलने वाला पहला ग्रामीण बैंक 1975 में एस्टैब्लिश था। बाद में आरआरबी एक्ट 1976 बनता है, जिसके बिहाफ पर हम ग्रामीण बैंक कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं आरआरबी के लिए। आरआरबी की बात करते हैं, इसकी शेयर कैपिटल थी पहले 100 करोड़ रुपये, ध्यान रखना, जो प्रेजेंट में बढ़ गई थी हो गई 2000 करोड़। देखिए, ऑथराइज कैपिटल दिस अमेंडमेंट बिल 2015 इंक्रीज द ऑथराइज कैपिटल ऑफ ईच रीजनल रूरल बैंक फ्रॉम 5 करोड़ टू 2000 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इंटू 200 करोड़ ऑफ फुली पेड शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो प्रत्येक शेयर का मूल्य 10 रुपये लगभग जाएगा। 2000 करोड़ की इसकी कैपिटल हो चुकी है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। टोटल आरआरबी प्रेजेंट में इंडिया में कितने हैं? 43, ध्यान रखना। ये तेजी से बंद हो गए, कुछ मर्ज हो गए और प्रेजेंट में 43 आरआरबी ही देश में रह गए हैं सर। और इनमें जो स्टेक है आरआरबी के अंदर, जो हिस्सेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की 50% है, जो स्पॉन्सर बैंक वो 35% लगाता है और स्टेट गवर्नमेंट की 15% है। इसके अलावा गोवा और सिक्किम 2 ओनली ऐसे स्टेट हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई ग्रामीण बैंक नहीं है और इनका रेगुलेशन कंट्रोल कौन करता है? नाबार्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। Which among the following are not supervised by the National Bank for the Agriculture and Rural Development? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया जाता? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने 4 ऑप्शन 10 के समय लगाए। Which among the following are not supervised by the National Bank for the Agriculture and Rural Development? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स बिल्कुल करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बिल्कुल करता है, आरआरबी बिल्कुल करता है, यानी ऑल आर सुपरवाइज बाय द नबार्ड। ये बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो नबार्ड इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इट वाज एस्टैब्लिश्ड 1982 एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द बी शिवरमन कमेटी। इट बेस्ड इन मुंबई, महाराष्ट्र। नबार्ड इज द engaged in extension of the credit to the rural economy and also the financing activity. It supervise the state cooperative banks, ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड द रीजनल रूरल बैंक ऑफ द कंट्री। तो इन सभी का कंट्रोल रेगुलेशन सुपरवाइजन जो है नबार्ड द्वारा किया जाता है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नबार्ड की बात करें तो नबार्ड के रिगार्डिंग थोड़ा सा जानकारी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो स्टैब्लिशेशन देख लीजिएगा बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पर नबार्ड एक्ट 1981 की सहायता से और 12 जुलाई 1982 के दिन नबार्ड की स्थापना होती है, मात्र 100 करोड़ की कैपिटल के साथ में, ध्यान रखना, जिसमें हिस्सेदारी गवर्नमेंट की थी 99% की और 1% थी आरबीआई की। 98% इसकी हिस्सेदारी कितनी हो चुकी है? 30,000 करोड़। 8% कैपिटल हो चुकी है 30,000 करोड़ की, इसमें 100% स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ध्यान रखना। अगर बात करते हैं रीजनल ऑफिस की तो इसके 31 है सर और हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है और प्रेजेंट में जो इसके चेयरमैन है वह है शाह जी के भी। इसकी जो फंड्स हैं इसके अंडर में जो गवर्नमेंट ने फंड बना रखे हैं वो 3 फंड है, RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसके अलावा फंड एक आपका लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, इसके अलावा माइक्रो इरिगेशन फंड। ये जो फंड्स हैं ये अरुण जेटली द्वारा ये
बनाए गए थे 2016-17 में बनाए गए थे, और ये 2017-18 में बनाया गया फंड है सर, ठीक है, सिंचाई को डेवलप करने के लिए। और RIDF फंड की बात करें तो 1994-95 के पीरियड में इस फंड को बनाया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट फंड है नाबार्ड के अंडर में। सब्सिडी की बात करें, नाबार्ड की सब्सिडी है कुछ कौन कौन सी, नैपकॉन्स है, नैपफिन्स है, NKFL है, नैप समृद्धि है, और इसके अलावा ABFL है। और याद रखिएगा एसोसिएट बॉडी की बात करें, एसोसिएटेड बॉडी की बात करें नाबार्ड की, तो वह है आपकी बर्ड क्या होता है, इज अ बैंकर्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। ये स्टेब्लिश हुआ था 1983 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लखनऊ में। सर ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी आपसे पूरी होता है। रिसर्च करना, ट्रेनिंग देना, इसका काम होता है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, द फर्स्ट ATM वाज सेटअप इन मुंबई इन 1987 बाई डैश। पहला ATM मुंबई में 1987 में डैश के द्वारा स्थापित किया। कौन सा बैंक था, अभी मैंने आपको बताया था। ABCD आपके सामने 4 ऑप्शन और 10 समय लगाए। द फर्स्ट ATM वाज सेटअप इन द मुंबई इन 1987 बाई डैश। 87 में मुंबई में पहला ATM लगाया था किसने, ICICI, HSBC, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही आंसर है HSBC, बिल्कुल सही आंसर। द फर्स्ट ATM इन इंडिया वाज सेटअप इन 1987 बाय HSBC इन मुंबई। अगर आपसे पूछे ATM के फाउंडर कौन है, ATM दुनिया का पहला कहाँ लगा था, ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पे ATM कौन सा है, तो अब थोड़ा इसकी बजान लेते हैं। यहाँ ATM के रिगार्डिंग ATM होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इन्वेंटर हैं जॉन एड्रियन शेपर्ड बैरोन। ध्यान रखना, जॉन एड्रियन शेपर्ड बैरोन ये व्यक्ति हैं जिन्होंने ATM का आविष्कार किया था इन 1967 में, और ये ब्रिटिशर थे सर, ठीक है, ब्रिटेन के नागरिक थे 67 में। बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट ATM जो था वो बार्कले बैंक इन लंदन में लगा था 1967 में। देना तो दुनिया का पहला ATM जो था वो जॉन एड्रियन शेपर्ड बैरोन ने इसको डेवलप किया था 67 में, जो ब्रिटिशर थे, और लंदन के पास बार्कले बैंक में दुनिया का पहला ATM इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। ATM का जो ओल्ड नेम है, जो पुराने नाम थे जो पहले यूज किए थे, वो था ऑटोमेटिक कैश डिस्पेंसर मशीन। इसके अलावा डेक्स इसको बोलती है, डी ला रू ऑटोमेटिक कैश सिस्टम इसको बोला जाता है। ध्यान रखना, ये 3 नाम है ओल्ड नेम है ATM के, इन 3 नामों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसके अंदर से। इंडिया फर्स्ट ATM HSBC ने मुंबई लगाया था 1987 में, जो कि फेल हो गया था सर। इंडिया हाईएस्ट ATM की बात करते हैं तो एक्सिस बैंक एट द टेगू नियर नाथुला पास सिक्किम में 13,200 फीट की ऊंचाई पर फॉर इंडियन आर्मी पर्सनल टू दैट एरिया में सर, ठीक है। तो इंडिया का हाईएस्ट ATM जो है किसने लगा रखा है, एक्सिस बैंक लगा रखा है। और याद रखना, अगर ATM के नंबर की बात करें सर, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं सबसे ज्यादा ATM लगा रखे SBI ने सर। SBI ने ATM भी और जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपके CDM मशीन से, ATM और CDM मशीन में नंबर 1 है कौन, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा ATM किसके है, तो याद रखना एक्सिस बैंक के जो है सबसे ज्यादा है सर। अगर हम बात करते हैं फॉरेन बैंक्स में तो ध्यान रखना ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, जिसके सबसे ज्यादा ATM भारत में, नंबर ऑफ ब्रांचेस और नंबर ऑफ ATM इसके सबसे ज्यादा इसके अंदर है सर, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, स्क्रीन पर ये रहा, विच कंपनी रामपुरा अगोचा माइंस एंड द जावर ग्रुप ऑफ माइंस हैव रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ग्रीन को सर्टिफाइड माइंस। हाल ही में किस कंपनी की रामपुरा अगोचा माइंस और जावर ग्रुप ऑफ माइंस पहली ग्रीन को सर्टिफाइड खदान बनी है? ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, या डेक्कन कोल माइंस लिमिटेड, या फिर आपका भारत कोल लिमिटेड माइंस लिमिटेड, या फिर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। 10 सेकंड समय देंगे आपको आंसर के लिए, लगाएं इसका सही आंसर। Which company Rampura Agucha Mines and the Jawar Group of Mines have recently become the first green co certified mines? 10 के समय समाप्त। सही आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। देखिए, रामपुरा अगुचा माइंस एंड द जावर ग्रुप ऑफ माइंस ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड SZL become the first green co certified mines. They received the green co silver rating from the Confederation of Indian Industry for their sustainable वर्ल्ड माइनिंग ऑपरेशंस के लिए सर, ठीक है। तो इसको ये जो है ग्रीन को सर्टिफाइड जो है खदान का दर्जा इसको दिया गया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, ये रहा स्क्रीन पर, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली रिसीव्ड इंडियाज फर्स्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS लाइसेंस टू प्रोड्यूस फ्री फायर रेजिस्टेंस स्टील फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। उस कंपनी का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में भारत में पहली बार भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील का उत्पादन करने के लिए मानक BIS लाइसेंस प्राप्त हुआ है सर। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने ऑप्शन, 10 के समय लगा इसका सही आंसर। उस कंपनी का नाम बताना है जिसने हाल ही में भारत में पहली बार भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील का उत्पादन करने के लिए मानक यानी BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लाइसेंस प्राप्त किया है। सही आंसर है
Jindal Steel and the Power Limited. Jindal Steel and the Power Limited has received BIS certification to manufacturing India's first fire resistant steel structure as its rail, mill and स्पेशल प्रोफाइल मिल्स इन द रायगढ़ छत्तीसगढ़। सर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक ऑफ वाटर यानी GCEW रिपोर्ट रिलीज इन द मार्च 2023 by which year the food supply in India and across the globe will be reduced by at least 6% due to water crisis and the heat stress caused by climate change। ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक ऑफ वाटर की रिपोर्ट में जारी की गई मार्च 2023 में किस वर्ष तक भारत दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति कम हो जाएगी? जलवायु परिवर्तन के कारण, जल संकट और गर्मी के तनाव के कारण 6% तक कम हो जाएगी। सर ऑप्शन ए बी सी डी। कब तक कम हो जाएगी? एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय, और अब देखते हैं इसका सही आंसर। 10 सेकंड समय समाप्त और देखते हैं सही आंसर। 2050 food supply in India and across the globe will go down by at least 6% by 2050 as water crisis and heat stress caused by the climate change will hit productivity, the global commission on economic of the water has warned। सर सही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इन विच ईयर द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द राइटर पेरुमल मुरुगन इज तमिल नॉवल पुक्कुकुझी टाइटल पयार फिगर ऑन द लॉन्ग लिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ब्रोकर प्राइज। लेकर पेरुमल मुरुगन के तमिल उपन्यास पुक्कुझुगी क्या अंग्रेजी अनुपात पियर किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुक लंबी सूची में शामिल हुआ है? सर ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने लगाएं सर। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन और 10 सेकंड समय, अब देखते हैं इसका सही आंसर 2023 के लिए। सर देखिए चैनल पर से भी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। पेयर द इंग्लिश ट्रांसलेशन of writer Perumal Murugan Tamil novel Pokkukuji figured on the long list for the International Booker Prize in 2023। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ये रहा। According to the Women's and Men's in India 2022 publication released by the Ministry of the Static and the Program Implementation in MOSPI in March 2023, women in India hold desks of bank account in all scheduled commercial banks but only 20.07% total deposit। मंत्रालय द्वारा जारी वुमेन एंड मेंस इन इंडिया 2022 के अनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वित मार्च 2023 में भारत में महिलाओं ने धारण किया सभी अनुसूचित बैंकों में बैंक खातों का डैश, लेकिन कुल का केवल 20.7%। ए बी सी डी आपके सामने। 10 सेकंड का समय लगाए इसका सही आंसर। इस रिपोर्ट के अनुसार जो वुमेन्स हैं उनका जो डिपॉजिट्स है जो होल्ड कर रखा बैंक अकाउंट्स के अंदर, जो डिपॉजिट उनका कितना परसेंटेज जो नोट कर लिएगा, यह है 35.23%। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट देता हूं आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बिल्कुल पढ़ लेगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन ऑफ सोशल स्टैटिक डिवीजन SSD नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MSP वुमेन एंड मेंस इन इंडिया 2022 वुमेन्स इन इंडिया hold 35.23 of the bank accounts in all scheduled commercial bank but only 20.0% टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का 20.7% है, लेकिन सभी कमर्शियल बैंक में लगभग 35.23% तक इनका अकाउंट है। द 24th एनुअल पब्लिकेशन वुमेन एंड मेंस इंडिया 2022। ठीक है, तो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको इसका फर्क पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। Which bank has allowed bank from 80 countries to open special Vostro rupees accounts यानी SVRA फुल फॉर्म याद रखिएगा फॉर सेटलिंग पेमेंट इन इंडिया रुपीज। किस बैंक ने 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वॉस्ट्रो रुपया खाते खोलने की अनुमति दी? ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने। अब ऐसा भारत में कौन कर सकता है भाई? Which bank has allowed bank from 18 countries to open special Vostro rupees accounts for settling payments in Indian rupees? सही आंसर इज द बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। द RBI हैज परमिटेड बैंक फ्रॉम 80 countries to open special Vostro rupees account to settle payment in rupees. The government said, speaking in Rajya Sabha, Union Minister of the State for the Finance Bhagwat Kishan Rao Kharad said that the 60% such approval has been given by the
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है विच बैंक डिड राइज रुपीज 3,717 करोड़ फ्रॉम इट्स थर्ड ATI बॉन्ड सेल। किस बैंक ने अपनी तीसरी ATI 1 बॉन्ड्स की बिक्री से 3,717 करोड़ रुपए जुटाए। ऑप्शन A, B, C, D आपके सामने। 10 सेकंड समय लगा इसका सही आंसर। विच बैंक डिड राइज फॉर रुपीज 3,717 करोड़ फ्रॉम इट्स थर्ड ATI बॉन्ड्स सेल्स। सही आंसर देख लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चैनल पर ऐसे भी साथियों स्वागत। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि नॉलेजेस के ऊपर जो बेहतर वीडियोस हैं लगातार आपको मिलती रहे, उसका नॉलेज मिलता रहे। और जल्द ही नॉलेज पर बता दे, सॉरी आपके एग्जाम बाइट पर आपको लिए बता देते हैं यहाँ पर कि एग्जाम बाइट पर आपको जो है बहुत जल्द रीजनिंग, मैथ और आपके इंग्लिश की क्लासेस भी इस पर डेली मिलेगी। पूरा एक कोर्सेज हम इस पर लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC हैज मेंबर हु डिसाइडेड द पॉलिसी रेट। मौद्रिक नीति समिति MPC में 10 सदस्य होते हैं जो नीतिगत दर तय करते हैं। कितने मेंबर होते हैं? A, B, C, D आपके साथ ऑप्शन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं जो कि नीतिगत दर तय करते हैं? 3, 6, 14 या 21। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन ऑल्टरनेट समय जो कि समाप्त हुआ। अब सही आंसर की बारी। तो मेंबर होते हैं 21। ध्यान में, सॉरी 6 मेंबर, माफ कीजिएगा, 6 मेंबर्स होते हैं। Section 45 ZB of the RBA Act 1934 provide for the constitute of a 6-member monetary policy committee to determine the policy rate required to the achieve in it of inflation targets। ठीक है, जो RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, RBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये मेंबर 21 होते हैं। और इसकी व्यवस्था किसमें दी गई है? RBI एक्ट 1934 के सेक्शन 8 के अनुसार कितने मेंबर हो सकते हैं सर? 21 मेंबर होते हैं। ध्यान में, आरबीआई बोर्ड डायरेक्टर में 21 मेंबर होते हैं सर, ठीक है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन के अंदर मेंबर कितने होते हैं, ये 45 ZB डिफाइन किया गया है। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो यहाँ पे हैंड मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। सेक्शन की बात करें तो देखिए द MPC कंस्टिट्यूट ऑफ द 3 एक्सटर्नल मेंबर्स। MPC मेंबर 6 बताया मैंने आपके लिए, 6 में 3 कैसे होते हैं एक्सटर्नल मेंबर्स। कौन कौन से? शशांक भिड़े, अजीमा गोयल और जयंत आर वर्मा। और 3 कैसे होते हैं? आरबीआई से होते हैं जो ऑफिशियल होते हैं। गवर्नर है शक्तिकांत दास जी जो कि इसके चेयरमैन भी है प्रेजेंट में। डेप्यूटी गवर्नर माइकल डी पात्रा जी हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजीव रंजन जी हैं। ध्यान रखना, MPC is formed by the government in the order to assist the RBI in taking a call regarding the important policy rate. The MPC has 6 members, 3 such from the RBI and the 3 central government. The governor of RBI is the chairman of the monetary policy committee and he has a casting vote in the whole process। तो ये जो फाइनल डिसीजन होता है, अगर मान लीजिए किसी बात पर टाई होता है तो टाई के केस में फाइनल डिसीजन किसका माना जाएगा? डिसीजन माना जाएगा शक्तिकांत दास का, ठीक है। तो ये ही इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट सर आपके लिए। अब मॉनेटरी पॉलिसी रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देखिए। सेक्शन 45 ZB कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या कहता है? वो बताता है कि MPC इज अ 6-member कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 मेंबर कमेटी होगी, 6 मेंबर इसके अंदर रहेंगे। ईच मेंबर MPC हैज 1 वोट, हर एक वोट होगा। एंड इन द इवेंट ऑफ एन इक्वालिटी ऑफ वोट द गवर्नर हैज ए सेकंड और कास्टिंग वोट। तो ध्यान रखना इसके अंदर सबको बराबर वोट दिया गया है, लेकिन जो गवर्नर का वोट होगा वो सेकंड और कास्टिंग वोट में काउंट होगा। ऑन द 14 days द मिनट्स of the proceeding of the MPC are to be published with the all details। के जो मीटिंग से 14 डेज पहले क्या होगा हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो प्रोसीडिंग जो भी होनी है उसकी जो रिपोर्ट्स है उसको सबको पहले पब्लिश कर देना है। वंस इन एवरी 6 months, ठीक है, 6 months RBI will publish monetary policy report to the explain the source of inflations and the forecast of the inflation for the 6 to 18 month ahead सर, ठीक है। तो 6 मंथ के वंस इन एवरी 6 महीने में एक बार जो है जो RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट को जो है पब्लिश करेगा, जिसमें सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ये सब चीज़ों को इनको 6 महीने में 18 महीने पे लगा, हर 6 महीने पे रिपोर्ट को जारी करना जरूरी है। सेक्शन 45 ZB में इसका मेंशन किया गया है। ZD क्या कहता है? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं तो उनके बारे में बताया गया है। द मेंबर ऑफ द MPC अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3-4 years। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर से 4 साल के अपॉइंट किए जाएंगे। एंड शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अ रीअपॉइंटमेंट। तो दोबारा अपॉइंट नहीं कर सकते। जो भी मेंबर MPC एक बार बन गया 4 साल की बनेगा, उसके बाद दोबारा अपॉइंट नहीं होगा। अगर छोड़ना चाहे तो अ मेंबर में रिजाइन फ्रॉम द MPC एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टेन्योर। तो उसका टाइम पीरियड जो भी चल रहा है 4 साल का, उससे पहले चाहे तो रिजाइन कभी भी छोड़ करके जा सकते हैं। बाय गिविंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अ रिटन नोटिस इज नॉट लेस देन 6 weeks। तो इसके लिए क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिटन नोटिस जारी करना पड़ेगा जो 6 weeks से पुराना नहीं होना चाहिए।
45ZI की बात करते हैं, सेक्शन लास्ट सेक्शन है, मीटिंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई शेल ऑर्गेनाइज एटलीस्ट 4 मीटिंग्स। वैसे तो 6 मीटिंग साल की अब होती हैं सर, पहले के हिसाब से 4 ही मीटिंग है, क्योंकि क्वार्टरली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू था, साल में 4 रिव्यू थे, अब होते हैं 6 रिव्यू सर। फिलहाल जाना कम से कम 4 मीटिंग होनी कंपलसरी ऑफ द एमपीसी इन अ ईयर। Meeting schedule of the MPC for a year shall be published by the RBI at least 1 week before the first meeting in that year. The quorum for a meeting of the MPC shall be 4 members. Quorum का मतलब होता है कि मीटिंग करने के लिए मिनिमम मेंबर चाहिए 4, तो अगर 6 में 4 मेंबर है तो वो मीटिंग्स की जा सकती है सर, ठीक है। तो quorum को भी याद रखिए, quorum के लिए कितने मेंबर, 4 मेंबर कम से कम यहाँ पर जो एटलीस्ट यहाँ पर होना कम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे आरबीआई रिगार्डिंग। तो यहाँ पर हमने सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंस का थोड़ा पोर्शन यहाँ डिस्कस किया है। जल्दी दूसरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें इंश्योरेंस के ऊपर भी हम डेटा बनाएंगे। ये पार्ट 1 था। आई होप को आपको ये हमारा प्रयास सफल अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा इसके रिगार्डिंग के आप इसमें क्या क्या सुधार चाहते हैं या किन किन चीज़ों पर सब्जेक्ट वीडियो बनवाना चाहते हैं। हम जल्दी नया कोर्सेज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इन कोर्सेज में जो भी साथी चाहे तो मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए का पूरा कंप्लीट एक कोर्स पैकेज होगा। बैंकिंग का, एसएससी का, वो पैकेज आप ऑनलाइन मोड पर पढ़ सकते हैं बहुत ही कम पैसों में सर, ठीक है। तो ऑनलाइन बैच जल्दी लॉन्च होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको जो है चैनल पर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन।